Good morning, everyone. Myself Utkarsh Prakash Singh. This year I have scored AIR 144 in CAPF 2023. तो मैं यहाँ पे अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये कुल मिला के मेरा ये UPSC CAPF में तीसरा अटैम्प्ट था और साथ में मैं सिविल की तैयारी कर रहा था। तो उसके और इन दोनों का साथ में एग्ज़ाम दे रहा था। तो पहले जो अटैम्प्ट मैंने 2021 में दिया था, पहला अटैम्प्ट जो मैंने 2021 में दिया था वो मेरा नहीं निकला था। और इस बार क्या कहते हैं कि 2000 में रिटन नहीं निकला था, 2022 में फिर मेरा रिटन निकला, फिजिकल मेडिकल सब क्लियर हुआ, पर फिर इंटरव्यू से कुछ मार्क्स मिस हो गए। फिर इस साल फाइनली मेरा लिस्ट में नाम आ गया था AIR 144। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि क्या बेसिक बुक पढ़नी चाहिए, मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, फिर उसके हिसाब से हम लोग सारे उस पर आते हैं। तो जो सबसे पहले मेरा बेसिक परिचय है वो ये है कि मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, BA, सिंपल BA किया था पॉलिटिकल और फिलॉसफी में, जो मेरे मेन सब्जेक्ट थे। उसके बाद से मैं करीबन 2019 से इस UPSC की जर्नी में आया, तैयारी कर रहा था और साथ में सिविल सर्विसेज और ये दोनों दे रहा था। तो ये था। फिर ये है कि अब जर्नी आपकी थोड़ी टफ हो जाती है, खासकर जब इस तरह से आपकी असफलताएं आती रहती हैं, लेकिन ये है कि धीरे 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 चीज़ों को पढ़ते रहना है। अब जैसा कि ये है, आप जान रहे हैं कि इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव है, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव है। तो जो पेपर 1 में सिस्टम है वो है आपके 125 क्वेश्चंस हैं MCQ, और उसमें मतलब वही बेसिक सब्जेक्ट रहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, थैंक यू सुनील, और फिर साइंस और मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो अब मैं अभी सारे क्वेश्चंस पे आता हूँ कि जैसा रविंद्र थॉम्बे पूछते हैं कि PYQ कैसे एनालिसिस करना चाहिए, उन सारे सवालों पे भी आता हूँ। PYQ का बहुत ज़्यादा रोल है, खासकर CAPF के एग्ज़ाम्स में। तो अब जैसे कि ये है, जैसे पेपर 1 में आपका हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के लिए जो मेरी बेसिक बुक थी, आप क्लास 6 से 8 की NCERT देख लीजिए, उससे मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर मैं वहीं बता रहा हूँ पेपर 1 की एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उस बेसिस पर। तो आपका ये है कि पेपर 1 में रविंद्र थॉम्बे बारी बारी से मैं सारे उस पर आऊँगा। तो पेपर 1 में जैसे पहला सब्जेक्ट एक हिस्ट्री है, उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आप पेपर 1 में क्लास 6 to 8 तक की NCERT देखिए, और 11th-12th की भी देख लीजिए थोड़ा सा। NCERT का रोल CAPF में बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बेस्ट बुक है, NCERT स्पेक्ट्रम। फिर मैं लास्ट में कहूँगा कि एंशियंट और मिडविल में लूसेंट भी काफ़ी अच्छा रोल करती है, तो लूसेंट भी पढ़ना काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। फिर उसके बाद जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है वो है आपका पॉलिटी। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट है। तो इसके लिए लक्ष्मीकांत एकदम बाइबल होती है, आप उसे देख सकते हैं। लक्ष्मीकांत देखिए और उसको आगे पढ़िए, उसको कई कई बार पढ़िए, तो वो सारा चीज़ रहता है। फिर दूसरा आपका तीसरा सब्जेक्ट इसमें ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी में यहाँ पे NCERT की किताबें खासकर 11th-12th की बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। और फिर यहाँ पे जैसे मैं PYQ का बताऊँ, तो जैसे आप PYQ एनालिसिस करेंगे तो NCERT के कुछ, जैसे 4th चैप्टर है क्लास 11 की जिसमें लैंडफॉर्म वगैरह बताया गया है, तो वो लैंडफॉर्म आप देखिए, उस चैप्टर से कई बार क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, तो वो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब PYQ देखें तो वो खासकर। फिर एटलस देखा तो एटलस भी देखते रहिए, तो जितने भी लोकेशन वाइज वाले क्वेश्चन रहते हैं वो हो जाते हैं। तो ज्योग्राफी में इतना बेसिक रहता है। फिर आपका जो साइंस है, साइंस में क्लास 9 से 10 तक की जो दो बुक्स हैं NCERTs की, वो काफ़ी मदद करती हैं, तो उनको देखिए और उन्हें अच्छे से करिए, वो मदद करती है। मैथ्स में तो है कि आप बेसिकली कोई भी PYQ करिए और फिर आपको पता चल जाता है कि कैसे क्या मेरे टॉपिक कमज़ोर हैं, कौन से मेरे टॉपिक अच्छे हैं, फिर आप उस बेसिस पे करिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा।
मतलब कोई सीधे किसी बुक में जाने का कोई मतलब नहीं रहता है। अगर आप सीधे किसी बुक में चले गए तो बुक क्योंकि कोई सीएपीएफ के मैथ्स के पर्सपेक्टिव से लिखी नहीं गई है, तो पीवाईक्यू एनालिसिस करिए और फिर यूट्यूब वगैरह की मदद ले लीजिए, वो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। फिर साइंस के बाद करंट अफेयर्स आता है, तो करंट अफेयर्स में कोई भी मैगज़ीन अपने आसपास जो मिले वो उठा लीजिए। ज़्यादा बहुत जैसे विजन इन सब की पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि उससे उतने क्वेश्चन आते नहीं हैं। मैं तो जैसे यूपी में था तो यहाँ पे जो सब लोकल मैगज़ीन ऐसे आती रहती हैं स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए, अगर उनको पढ़ ली तो काफ़ी हेल्प मिलती है। उसके बाद रहा सब्जेक्ट जैसे एनवायरनमेंट बचता है, तो एनवायरनमेंट वगैरह में पीवाईक्यू अगर अच्छे से कर लिए तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। तो वो आपका काफ़ी मदद करता है। फिर तीसरा आपका इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में भी पीवाईक्यू करने को, पर यही है कि इकोनॉमिक्स में कई बार आपके वो आते हैं जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा, जैसे सिविल में मैक्रो आता है, पर इसमें क्या है कि कभी कभी आपका माइक्रो से आता है, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछ लिया या ये सारी चीज़ें पूछ ली, तो वो पीवाईक्यू अच्छे से किया तो उससे भी हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो ये बेसिकली चीज़ रहता है। एनालिसिस कैसे करना है? पीवाईक्यू एनालिसिस करने का बेसिक तरीका है कि आप बार बार पीवाईक्यू करिए और फिर देखिए कि कौन सी थीम है जिससे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। फिर जिस थीम से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आप उन्हीं थीम को करते जाइए। फिर सोर्स देखने का कोशिश करिए। तो ये ज़्यादा बेसिक तरीका होता है आपका क्वेश्चन करने का। अब जैसे बेसिक मैंने अपनी बुक लिस्ट तो बता दिया आपको कि हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पढ़िए, एंशिएंट मॉडर्न में एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एंशिएंट मिडिवल में लूसेंट भी आप देख सकते हैं। लक्ष्मीकांत देख लीजिए पॉलिटी के लिए, लक्ष्मीकांत देख लीजिए पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी देख लीजिए, एटलस देख लीजिए, मैथ्स के लिए पीवाईक्यू करिए, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स के लिए भी पीवाईक्यू करिए। और बेसिकली करंट अफेयर्स में तो कोई भी, जैसे करंट अफेयर्स में बेसिक थीम आपका डिफेंस और ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही है तो इनको भी किसी उससे कर लीजिए। दूसरा हम लोग पेपर 2 के लिए आते हैं, तो सच बोलूँ तो पेपर 2 के लिए मैंने कोई बहुत स्पेसिफिक तैयारी की नहीं, मैं सिविल की तैयारी कर रहा था तो उसी बेस वही मेरा बेस रहा। पर मैं इतना आइडिया, जैसे कि आप एस्से लिखना है तो आप वो कर सकते हैं, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए और जैसे जैसे कंटेंट करेंगे तो वो कंटेंट आपका इम्प्रूव होगा। तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं कि आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़िए, रिपोर्ट वगैरह में देखिए कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए, और फिर इसी तरह आर्ग्यूमेंट में 5-5 6-6 आप वो कर लीजिए। फिर रिजर्व प्रिसाइज राइटिंग की, तो प्रिसाइज मुझे खुद भी अभी तक नहीं समझ में आया कि प्रिसाइज में क्या करना चाहिए। और फिर आप लास्ट में देखेंगे ग्रामर का सेक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक एक नाम मार्क्स से काफ़ी ज़्यादा रैंक में इफ़ेक्ट पड़ता है। पर ये मैंने अपने हर अटेम्प्ट में गलती की कि मैंने ग्रामर पे उतना ध्यान नहीं दिया। पर जैसे कि आप उसमें भी पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि एक्टिव पैसिव हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो वहीं पीवाईक्यू को बेस बनाकर जो जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं उनको पढ़ते जाना है। तो ये आपका बेसिक वो रहता है। फिर जब आपका रिटन क्लियर हो जाता है तो उसके बाद जो दूसरी स्टेज है वो पेट और पीएसटी, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आती है। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अब जैसे कई लड़के होंगे जिनकी हाइट इस समय एकदम बाउंड्री पे होगी 165, तो उनको अक्सर ऐसा पॉपुलर मीडिया या हर जगह ये कहा जाता है कि भाई 165 हाइट है तो वहाँ 1-2 सेंटीमीटर कम ही नापेंगे, तो ये डर बना रहता है। तो खैर मेरी भी हाइट 165 है और मैं 2 बार वो पास हुआ हूँ। तो अगर आपकी हाइट बाउंड्री पे है और आपने सही से नापी है तो वो आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर दूसरा आपका चेस्ट मेजरमेंट है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आपकी हल्की सी भी एक पॉइंट अगर ऊपर नीचे हुई तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट है तो कोई इशू नहीं आना है कभी। फिर पीएचडी में क्या है, बेसिकली उन लड़कों के साथ ज़्यादा चैलेंज होता है जिनका वेट ज़्यादा है, तो उसे कंट्रोल में रखिए। दूसरी बात इसमें जैसे कि 4 इवेंट हैं, 100, 800, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट।
तो पहले थोड़ा शॉर्टपुट टिपिकल हो जाता था कि सिर्फ 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, मतलब एक सिंगल अटेम्प्ट मिलता था, उसे 3 कर दिए। तो कोई भी इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है इसे करना, क्या कहते हैं, फिजिकल को करना। फिर आपका लास्ट स्टेज इंटरव्यू का है, तो इंटरव्यू के करीबन 20 से 25 दिन पहले आपका वो आ जाता है, क्या कहते हैं, शेड्यूल आ जाता है बेसिक। तो आपका जो इंटरव्यू का बेसिक है वो डैप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है जब आपका रिटर्न निकलता है उसके बाद। तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में जो बेसिकली एक तरह से हैं कि आपकी जो पूरी जन्म कुंडली है वो भरवा ली जाती है। तो उस जन्म कुंडली में ये है कि अब जैसा कि आपका मतलब मान लीजिए आपका कहाँ जन्म हुआ, आपकी एजुकेशन क्या है, ग्रेजुएशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो बेसिक आपकी डिटेल है वो तो भरा ही ली जाती हैं। उसके बाद जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फिर वो आपका जैसे हॉबी हो गया, तो उसमें आपकी हॉबी क्या क्या है वो भरवाई जाती है। तो इस हॉबी को काफ़ी सोच समझ के डालना है, जैसे कि आपकी क्या हॉबी, क्योंकि हॉबी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और अगर कुछ आपने हॉबी ऐसी डाल दी जिसे आप डिफेंड नहीं कर सकते हैं तो वो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू काफ़ी मतलब 25% वेटेज है, और आपका नाम लिस्ट में आएगा तो किस रैंक पे आएगा, ये सारी चीज़ें एकदम डिसाइड कर देता है। उसके बाद जिसमें दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका फोर्स प्रेफरेंस है। तो जैसा कि सब लोग जानते ही होंगे कि 5 फोर्स प्रेफरेंस रहती हैं। 5 फोर्सेज हैं, CISF, SSB, CRPF, BSF और ITBP। तो जैसी जो आपकी पसंद है आप उस हिसाब से डाल दीजिए। हर एक फोर्स का अपना इम्पोर्टेंस है और उनके बिना ये देश चलना नहीं है। अब जैसा कि रविंद्र थॉम्बे पूछ रहे हैं कि मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए मॉक इंटरव्यू यूपीएससी के इंटरव्यू में डिफरेंस क्या, मॉक इंटरव्यू में क्या है, थोड़ा सा प्रोसीजर जो है मैकेनिकल चलता है। वहाँ है कि जैसे हम लोग यूपीएससी सीएपीएफ का देने जा रहे हैं तो वो सिक्योरिटी बेसिस पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे कि नक्सल क्या होता है। जैसे मैंने जितने भी मॉक इंटरव्यू भी दिए थे तो उसमें बार बार पूछ रहे थे कि नक्सल की समस्या बताओ, नॉर्थ ईस्ट की समस्या बताओ, सिक्योरिटी का मतलब क्या है, तुमने ये फोर्स क्यों चुनी, वो फोर्स क्यों चुनी। अब यूपीएससी का इंटरव्यू क्या है कि काफ़ी ऑर्गेनिक चलता है, उसमें उनको कोई मतलब नहीं कि आप सीएपीएफ का देने आए तो आपसे हम सिर्फ सिक्योरिटी का सवाल पूछेंगे। अब जैसे मैंने 2 बार सीएपीएफ का इंटरव्यू दिया है, दोनों बार मुझसे एक बार भी सिक्योरिटी बेसिस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मतलब उससे पहले वाले में 1-2 सिचुएशन दिए गए थे पर दूसरे वाले में बिल्कुल नहीं दिया, एकदम ऑर्गेनिक चला था। और थोड़ा सा रैंडमनेस रहती है लेकिन माहौल काफ़ी फ्रेंडली रहता है और क्वेश्चन रैंडम हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब जैसा कि है आपका जैसे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, दोनों बार मैंने दिया था अच्छा था। दूसरा वाला मेरा सुमन शर्मा मैम के बोर्ड में पढ़ा था, तो ये थोड़ा सा मुझे ये टफ लगा था क्योंकि ग्राफिक रेल था लेकिन नंबर ज़्यादा मिल गए थे। और उससे पहले मेरा चौबे सर थे, उनके बोर्ड में पढ़ा था, इजी गोइंग था, उसमें भी नंबर ठीक मिले थे, जैसे 102 मिले थे, इस बार 108 मिले, 6 नंबर का फ़र्क था। पर वो थोड़ा सा ये था कि उन्होंने पहले मुझसे अपना इंट्रो पूछा, थोड़ा रिलैक्स फील कराया। यहाँ पे क्या था, इस इंटरव्यू मुझे थोड़ा सा टफ लगा, एकदम से बाउंसर जैसे ही मैं कुर्सी पे बैठा मुझसे पूछे कि ये बताओ पॉन्जी स्कीम क्या होती है। अब इतने समय से मैं मॉक इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, उसमें सिक्योरिटी और इन सारी चीज़ों की बात हो रही है, वहाँ पहुँचते ही मुझे पूछ रहे हैं मॉक पॉन्जी स्कीम क्या होती है। मैं सोची यार पॉन्जी स्कीम, मैं थोड़ी देर सोचा, फिर मुझे याद आया कि अच्छा पॉन्जी स्कीम, मैंने तो मैम ऐसा ऐसा पॉन्जी स्कीम। फिर तुरंत अगला क्वेश्चन, यार ये बताओ कि पॉन्जी स्कीम और मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या अंतर होता है, और एमवे की मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या अंतर है। तो वो बताया, तो तुरंत तीसरा अगला क्वेश्चन था कि बायजू डूब क्यों गई। फिर अगला क्वेश्चन कोटा, मतलब एकदम बाउंसर टाइप, एकदम रैंडम रैंडम क्वेश्चन थे। तो ये सारी चीज़ें थी। मतलब यूपीएससी का इंटरव्यू फ्रेंडली है, लेकिन आप ये अगर कोई भी सीपीएफ का इंटरव्यू देने जा रहा है, अगर वो ये सोच के जाए कि हमारा यार सिक्योरिटी बेसिस पे पूछेंगे या हमारा इंटरव्यू, हमारी जॉब प्रोफाइल एक लिमिटेड है या सिक्योरिटी के अराउंड है तो हमारे क्वेश्चन भी वैसे होंगे, वैसा कुछ नहीं है। आपके क्वेश्चन रैंडम हो सकते हैं, एक ओवरऑल उस पर हो सकता है, आपके डैप के बेसिस पे हो सकता है, ज़रूरी भी ना हो कि डैप के बेसिस पे। जैसे मेरे कुछ दोस्तों ने याद था तो उनका डैप के बेसिस पे था, मुझसे डैप से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। मॉक इंटरव्यू में काफ़ी पूछे गए पर यहाँ पे ना के बराबर पूछे गए। तो ये आपका रहता है कि मतलब पूछे नहीं जाएंगे क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है, मतलब वो अपने हिसाब से ऑर्गेनिक उससे चलते हैं। अब जैसे कि
हमारे एक मित्र पूछ रहे थे कि रिकलेक्ट इन योर माइंड आफ्टर क्लोजिंग द बुक, रीड इट, विच इज़ करेक्ट इन रिवीजन। मैं कहूँगा कि अगर आपने कई बार पढ़ चुके हैं आप, तो आप आँख बंद करके अगर रिकलेक्ट करने का भी प्रयास करते हैं तो उससे काफ़ी मदद मिलती है। तो दोनों तरीका, री रीड भी करिए, रिकलेक्ट भी करिए। जैसे जब सोने के टाइम पे जा रहे हैं तो उसे रिकलेक्ट करिए, उससे काफ़ी मदद मिलती है। बुक भी दोबारा कई कई बार पढ़नी पड़ती है, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम, क्योंकि चीज़ें भूल जाती हैं, तो बुक भी तो री रीड करनी है, करते रहते हैं हम लोग, अभी भी करते हैं। और फिर अभी एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि किस फोर्स में पढ़ने का ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो अब ये बात है कि आपका जो फोर्स मिलेगी उसमें अगर आप टाइम निकालना चाहें तो निकाल ही जाता है। लोग जवान के लेवल पे भी काम किए हैं, उसके बाद भी उन्होंने अपनी आगे पढ़ाई करते रहे हैं। ऑफिसर्स लेवल पे भी टाइम मिल जाता है, क्योंकि है टाइम आपके निकालने पे है। और आप जैसे कंपनी कमांडर हैं तो आप टाइम निकाल सकते हैं। ऐसा मेरे जो कुछ सर्विंग एसी थे उनसे भी बात हुई, तो वो लोग भी कहते हैं कि अगर आप टाइम निकालना चाहें, आगे आपको सिविल की तैयारी करनी है, वो सारी करने हैं, तो वो आपका हो जाता है। अब जैसा कि ये बात है कि क्वेश्चन रहता है कि यार मतलब इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें। तो अब मेन चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आपकी पर्सनालिटी जैसी आप उसको 2 महीने या 4 महीने में नहीं बदल सकते हैं। और ना ऐसा कोई चीज़ है कि आपकी एक पर्सनैलिटी, एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी वहीं फिट है फोर्सेज में ऑफिसर बनने के लिए, या वो रहता है। हर बंदा कल्चरल बैकग्राउंड से है। बस ये है कि आप एक लॉजिकल कोहेरेंट फॉलो करें, कोई ऐसा मतलब एक एक्सट्रीम उसमें ना रहें, या कोई आपका एटीट्यूड थोड़ा रिजिड ना रहे, आपकी बातों में लॉजिकल हो, और आप बिना अटके एकदम धारा प्रभाव से अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कह सकें, वो सारा चीज़ आपका रहता है। तो मेन मेरा यही है कि आप 2-3 मित्र आपके रहें, उनसे आप अपनी तैयारी के दौरान में विचार विमर्श करते रहें। एक जो सकारात्मक बातचीत होती है वो आप करिए, वो देखिए कि आपको कैसा लग रहा है। तो इससे काफ़ी मदद मिलती है। मुझे लगा कि मेरे दोनों इंटरव्यू में मैंने 100+ मार्क्स मिले हैं मुझे। और मुझे लगता है कि मेरे मतलब शुरू से ही दोस्तों के साथ बातचीत करना या वैसा वाला था, तो काफ़ी बातचीत हम लोग करते थे कई विभिन्न मुद्दों पे। तो उससे आपका थोड़ा सा वो रहता है ना कि दूसरों के सामने बोलने में आपको आसानी हो सकती है। तो अगर आप इस तरह के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंटरव्यू भी एक स्टेज है, तो आप अपने बाहर जाइए, लोगों से मिलिए जुलिए, और अपना स्टैंड थोड़ा कम रिजिड रखिएगा। लॉजिक जो है उसको वो करिए, क्योंकि अगर आप इलॉजिकल बात करते हैं तो आपको उसका नुकसान काफ़ी ज़्यादा उठाना पड़ेगा। रिजिड मत रहिए, ये है। और जैसा ये था कि इंटरव्यू के मैंने कुछ क्वेश्चन तो बता ही दिए कि क्या थे। जैसे अब हम लोग के इंटरव्यू में आपके टोटल 4 मेंबर थे, और फिर इसी तरह के क्वेश्चन थे कि मतलब नॉर्मल नॉर्मल कुछ वर्क प्रोफाइल और इस तरह से था। अब जैसे ये है कि सर्विस प्रोफाइल, अब जैसे मुझे सीआरपीएफ अलॉट हो चुकी है ऑफिशियली, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो अब जैसे मैं इसका कुछ संक्षिप्त इतिहास बता दूं तो ये 1939 में बनी थी, और बेसिक इंटरनल सिक्योरिटीज़ का मेन मोटिव है। जैसे सीबू पूछ रहे हैं, नहीं ये मेरा टोटल तीसरा अटेम्प्ट था और दूसरा इंटरव्यू था मेरा। तो जैसा कि मैं सेहा, तो इसका इंटरनल, जैसे आप नक्सल समस्या हो गई, फिर कश्मीर हो गया। जैसे नक्सलिज्म आज ख़त्म होने के उसमें आया है, लगातार श्रिंक हो रहा है। तो इसके पीछे जो सबसे मेन किसी ने काम किया है वो सीआरपीएफ के जवान और ऑफिसर्स ने किया है। वहाँ इंटरलेटमेंट डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, रोड का डेवलपमेंट करना, सिविक एक्शन प्रोग्राम कंडक्ट करना, तो ये सारी चीज़ें उनका रहता है। तो मतलब काफ़ी जैसे इम्पोर्टेंट फोर्स हो जाती है सीआरपीएफ कि मतलब कहीं पे भी कुछ भी राइट का सिचुएशन है, इंटरनल सिक्योरिटी है, चाहे मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में हो, छत्तीसगढ़ कश्मीर में हो, हर जगह सीआरपीएफ मौजूद है। तो एक मतलब काफ़ी ऐसी ही चीज़ है कि भाई अगर, क्योंकि सिक्योरिटी तो बेसिक फंडामेंटल है, अगर वो नहीं होगी तो इस तरह से नहीं होगी। तो फिर जो हम लोग का बेसिक रहता है, जब आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं तो आपको एक कंपनी कमांड करने को दी जाती है। असिस्टेंट कमांडेंट एक कंपनी कमांडर होता है, जैसा मैंने पढ़ा इस सर्विस में आते वक्त। और
ये सारी चीज़ें थी। क्या बोल रहा था मैं, कमेंट आ गया कि कंपनी कमांडर रहते हैं, तो आपको एक कंपनी जिसमें कुल एक 134 मैन रहते हैं, उन 134 मैन की आपको कमांड करना रहता है। और जैसे सीआरपीएफ में क्या है कि कंपनी लेवल डिप्लॉयमेंट ज़्यादा रहती है, जैसे कि बटालियन हेडक्वार्टर कहीं और है, कंपनी कहीं और है, तो उस बेसिस पे आपका डिपार्टमेंट के मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशनल दोनों एस्पेक्ट देखना रहता है। अभी तो मैं सर्विस में नहीं हूँ, पर जितना मुझे जानकारी हुई उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जैसे कि अब ये था कि कई लड़कों का एक सवाल रहता है कि आपको फिर से यूपीएससी देने का मौका मिले तो आप क्या नहीं करना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने भी अपने शुरुआती अटेम्प्ट में पीवाईक्यूज़ को उतना ध्यान नहीं दिया था। अगर आप पीवाईक्यू को माध्यम बना के तैयारी करते हैं तो काफ़ी मदद मिलती है। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम हॉल में नहीं पैनिक करना है। जैसे कि मुझे अपना याद है, जो 2021 में मैंने अटेम्प्ट दिया था, उसमें मैंने 3 क्वेश्चन सही थे, फिर मैंने उनके ऑप्शन बदल दिए और बाई चांस वो तीनों क्वेश्चन सही थे, मतलब जो मैंने पहले सेलेक्ट किया था। तो एग्ज़ाम हॉल में आपको कामनेस रखनी है। वो सारी चीज़ें कि आप एग्ज़ाम हॉल में काम रखिए, ईमानदारी से पढ़ाई करिए और रिवीजन जितना ज़्यादा कर सकते उतना करिए और पीवाईक्यू को ध्यान में रखिए। एकदम पीवाईक्यू एकदम मस्ट है, वहीं आपका सिलेक्शन इंश्योर करता है। और ये मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है जैसे मेरे कई उस दोस्त भी रहेंगे, पीवाईक्यू फिर आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, पीवाईक्यू एकदम बेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा पीवाईक्यू करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, ये सारी चीज़ रहती है। अब जैसे शिबू पूछ रहे हैं, सर आई एम फ्रॉम ओबीसी, व्हाट इज़ द रैंक नीडेड फॉर आईपीएस। यार शिबू, ये सब जैसे बहुत ज़्यादा ट्रिवियल क्वेश्चन हो जाते हैं। आप मतलब ऐसे सिंपल गूगल भी कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आईपीएस किस रैंक तक मिल सकता है या क्या उसमें मिल सकता है। तो वहीं करिए, सीधे गूगल करिए तो पता चल जाता है कि यार इस रैंक तक आईपीएस मिल सकता है या इस साल इस रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है, वो सारा चीज़ रहता है। अब ये है कि मैं इसी फील्ड में क्यों आना चाहता था, तो मेरा जैसे फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा थोड़ा सा रहा था कि मेरे पापा भी गवर्नमेंट ऑफिसर थे और फिर शुरू से एक रुझान था कि सिविल सर्विस की तरफ आना है, पर साथ में मुझे पोस्ट भी थी, मैंने एनडीए वगैरह भी दे रखा था, तो एक यूनिफॉर्म सर्विसेज की तरफ भी मेरा रुझान था। तो इस बेसिस पे मैं ये एग्ज़ाम देता रहता था कि, और मतलब नौकरी मुझे अच्छी लगती है, ऑफिसर लेवल पे जाना था, एक अलग चाम है। जैसे कुछ चीज़ें रहती हैं जिनका रीज़न बताना मुश्किल रहता है, तो वो था कि लाइफ स्टाइल थोड़ा सा अच्छा लगता है। और तो ये था, देखते रहते थे यार कि इस तरह का नौकरी मिल जाता तो अच्छा रहता, वो था। अब जैसा किसी को कुछ पर्सनल घर मिलता है क्या इसी को, भाई जवानों को भी पर्सनल घर मिलता है, ऐसा ही कोई पर्सनल घर मिलता है। अगर आप फोर्सेज में गए हैं तो फोर्स एक फैमिली बन जाता है, हर किसी की सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है। पर अगर आप फोर्स में आना चाहते हैं, अगर आप घर पैसा सैलरी ये सारी चीज़ें सिर्फ सोच के आते हैं तो आगे लाइफ चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि घर आपको तो मिल ही जाएंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन यही है कि आपको घर में रहने का टाइम कितना मिलता है ये डिपेंड करेगा। अब जैसा ये है कि खुद के नोट्स बनाएं या दूसरों के नोट्स पढ़ें। जैसे कुछ चीज़ें हैं कि अब जैसे हम लोग का पेपर सीएपीएफ में एमसीक्यू बेस्ड है, तो अगर आप खुद के भी नोट्स बनाते हैं या जो पीछे पीवाईक्यूज रिपीट होते रहे हैं उनके भी नोट्स बनाएंगे, तो उससे भी चीज़ें काफ़ी मतलब आसान हो जाती हैं कि नोट्स बनाइए, रिवीजन करना आसान होता है। तो मेरे ख्याल से ये है कि आपको नोट्स बनाते रहना चाहिए, ये रहता है। फिर ये है कि यूपीएससी में एनसीईआरटी, मतलब यूपीएससी मैंने जैसे शुरू में भी कहा कि यूपीएससी में एनसीईआरटीज़ का रोल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और खासकर सीपीएफ जैसे एग्जाम्स में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे 11वीं क्लास की फाइन आर्ट्स की भी एनसीईआरटी, जिसे मैं बताना भूल गया था, तो उससे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो वो सारी चीज़ें आप करते रहेंगे तो अच्छा रहता है। यूपीएससी की तैयारी आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से स्टार्ट करना शुरू कर दें तो भी सही है, क्योंकि हो सकता है कभी कभार टाइम लग जाए। तो अगर ग्रेजुएशन लास्ट ईयर से करें, टाइम भी लगेगा तो भी आप 24-25 साल तक कुछ ना कुछ आपके हाथ में होगा, तो वो सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं।
अब जैसे कि न्यूज़पेपर में क्या है कि आप न्यूज़ जैसे पीवाईक्यू देखेंगे तो उस हिसाब से न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका कंटेंट थोड़ा-सा इम्प्रूव हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव हो रही है। थोड़ा किस तरह से आपको अपने आप को आर्टिकुलेट करना है, वो सारी चीज़ें करने में मदद मिलती है। तो न्यूज़पेपर में वो सब मदद करता है। तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहने से लैंग्वेज इंप्रूव हो रही है, आर्टिकुलेशन इंप्रूव हो रहा है, आप दूसरों के ओपिनियन आपको जानने को मिल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। मैं जो है द हिंदू पढ़ता हूँ और इंडियन एक्सप्रेस भी बीच-बीच में पढ़ा है, तो आप दोनों में से कोई एक भी पढ़ सकते हैं, या तो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपको सही लगे। और ये सारा चीज़ रहता है। अब जैसे सीएपीएफ के एग्ज़ाम्स में भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह बनती है, वो आप खुद को चेक करने के लिए टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं कि ये सारे टेस्ट सीरीज़ दे दिए, आपको चेक मिल जाता है। लेकिन वहीं है पीवाईक्यू को आप वो करते रहना चाहिए। अब डेली कितने घंटे पढ़ाई की, क्योंकि मैं सिविल की भी तैयारी कर रहा था साथ-साथ में, तो 7-8 घंटे इस तरह का तो लगभग रूटीन फ़ॉलो हो ही जाता है। तो अगर आप उतना भी पढ़ते हैं, लेकिन वही है कि आप एक नियम से पढ़िए, सारी चीज़ें करें, तो ठीक है, वैसा रहता है हिंदी इंग्लिश का यहाँ पे जैसे पेपर 2 में काफ़ी ज़्यादा रोल हो जाता है। आपको कुछ पेपर जैसे एच से आप हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन जो बाकी 120 नंबर का पेपर है, वो आपको इंग्लिश में ही देना है। तो थोड़ा बहुत इंग्लिश पे काम करना होगा, बाकी ऑब्जेक्टिव में तो कोई उतना नहीं है। और रही बात इंटरव्यू में लैंग्वेज की, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने लास्ट ईयर इंटरव्यू इंग्लिश में दिया था और इस बार हिंदी में दिया था, तो हिंदी में बल्कि मुझे ज़्यादा नंबर मिले। तो वहीं आपका आर्टिकुलेशन कैसा है, बोर्ड कैसा है, कितनी आप लॉजिकल बात कर रहे हैं, और लास्ट में आपका दिन कैसा है, उस हिसाब पे नंबर मिलते हैं। तो ये है कि भाषा से उतनी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर अब जैसे ये है कि ऑफ़लाइन ऑनलाइन का कोई यहाँ बेसिक नहीं है। अगर आप जहाँ से भी आपको जैसा भी सोर्स मिले, अब जैसे कि आप आजकल ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल हैं, यूट्यूब से मिल गए। बल्कि यूट्यूब पे तो ईज़िली है, अगर आप सीपीएफ की तैयारी करना है तो आप यूट्यूब की भी मदद लेंगे तो हो जाता है। जैसे इससे पहले एक हिमांशु वत्स सर थे, उनकी रैंक 1 आई थी यूपीएससी सीप 2021 में, उनका भी यूट्यूब चैनल है, उसे आप पढ़ सकते हैं। जैसे जनरल भी क्वेश्चन आता है कि सर क्या यूपीएससी के लिए दिल्ली जाना चाहिए सिविल के लिए, या ऐसे तैयारी करने के लिए भी। मैंने तो अपनी सारी तैयारी यहीं इलाहाबाद में घर में की है, तो जहाँ आपको सुलभ पड़े वैसा करना चाहिए, क्योंकि दोनों के प्रो और कॉन्स हैं। अगर आप दिल्ली गए तो एक थोड़ा सा आराम से हैं, मतलब घर से दूर हैं, एक अकेलापन है, सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं, पर डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है, और फिर आपको अपना डेली रूटीन के काम धाम करने हैं, उसमें टाइम जाएगा। घर में तो आपको कुछ करना नहीं है पढ़ाई के अलावा, और साथ में आपको एक फैमिली सपोर्ट भी मिलता रहता है, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं था। प्लान भी रखना चाहिए या नहीं, देखिए प्लान भी तो रखना ही चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत ही प्रीशियस है, और ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, उसके बाद हमें सिर्फ एक नौकरी मिलनी है, और ऐसा नहीं है कि नौकरी पूरी आपकी एक लाइफ डिसाइड कर देगी। तो प्लान भी होना चाहिए कि आपके पास हमेशा एक एग्जिट ऑप्शन तैयार रहना चाहिए कि एग्जिट हो जाए। तो वो प्लान भी तो मस्ट है कि आपके पास एक होना चाहिए, या कोई दूसरा एग्ज़ाम जो आप जो भी एक आपका मेन एग्ज़ाम है, उसके अलावा ही कोई दूसरा एग्ज़ाम जो आसान पड़े, वो करना चाहिए। फिर एक है कि मैप समझ में नहीं आते हैं, वो उसके लिए क्या किया जाए। तो अब ये है कि मैप वगैरह समझने की ज़रूरत नहीं है, आप बार-बार उनको रोज़ 15-15 मिनट निकालिए मैप्स के लिए, और वहीं उसी आधार पर आप करते रहिए। तो अगर आप उस हिसाब से रोज़-रोज़ मैप करते हैं तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो अपना चीज़ें याद होते जाती हैं। फिर पढ़ने के लिए मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए, ये याद हो जाता है। फिर अब ये है कि भाई ये एज ही ऐसा है कि 20 से 25 साल का बेसिक एज होता है जिसमें हम तैयारी करते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन होता है। पर मैं क्या डिस्ट्रैक्शन है, मतलब पढ़ाई आपकी होती रहेगी, अगर आप मन लगा के पढ़ते रहेंगे, डिस्ट्रैक्शन जैसे ऐसा कुछ वो नहीं है। क्योंकि मैं अगर देखूँ तो मैंने कभी अकेले होके बहुत ज़्यादा ऐसे पढ़ाई की नहीं। लाइब्रेरी जाता था, दोस्त वगैरह थे ही मेरे, तो आराम से पढ़िए। डिस्ट्रैक्शन ये है कि बस अपना क्वालिटी जो टाइम होता है कि 6 से 7 घंटे का जो क्वालिटी टाइम है, उसे निकाल कर रखिए, और उसी आधार पर चीज़ें करते रहिए, तो आपकी चीज़ें आसान होंगी। तो वो रहता है कि मतलब आप रिवीजन करिए, री-रिवीजन करिए,
पढ़ा हुआ सब लोग भूलते हैं। लोग बार बार मुझसे पूछते हैं कि यार ये पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, वो पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, बड़ी समस्या। यार सब भूल जाते हैं भाई, मानव जीवन ही ऐसा है कि हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो भूलेंगे ही, तो हमें बार बार रिवीजन करना है। फिर ये सवाल रहता है यार, मतलब ये भी कई बार मन कैसे लगाएं, मन कैसे लगाएं। मतलब एक बात जान के रखिए, मन लगाना मुश्किल है, क्योंकि मन क्या है, चंचल है, और मन इधर उधर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हम उसे एक जगह एकाग्र करने का प्रयास कर रहे हैं, वो अननेचुरल काम है। तो उसे आप लगाइए, लगाने का प्रयास करिए, बार बार करिए, क्योंकि इसका वो नहीं है कि क्या ही किया जाए। इसका तो जवाब मैं भी आज तक नहीं ढूंढ पाया कि मन कैसे लगाएं, क्योंकि जब मन विरक्त होना रहता है तो वो विरक्त हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं आपकी कि मन लगाइए अपना, आराम से लगा के पढ़ते रहिए। और आपकी तरफ से, मेरी तरफ से यही टिप्स है कि आप अपनी तैयारी पूरी ईमानदारी से करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, फिर भी आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मतलब खुद को एनालिसिस करते रहिए और अपनी गलती को सुधारते रहिए। जैसे जैसे अपनी गलतियों को सुधारते रहेंगे, आपको आज नहीं तो कल फ़ायदा मिलता रहेगा। यूथ प्रीशियस है, अगर आप आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत करिए, और यही मेरी तरफ से रहेगा। अब जैसा कि एक क्वेश्चन है कि जो यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं, क्या वो सब आईआईटी होते हैं क्या, और एवरेज या बिलो एवरेज? यार बेसिक बात ये है कि यूपीएससी में ज़रूरी नहीं कि जो यूपीएससी में सेलेक्ट हो आईआईटी की, भाई यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ बेसिक का बैकग्राउंड है। मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी ग्रेट इक्वलाइज़र है। जो मेहनत करेगा यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में, ईमानदारी से मेहनत करेगा, उसे फल मिल सकता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आईआईटीएन हो, नॉन आईआईटीएन भी हो सकते हैं। और तो उसका पूरा वो चीज़ रहता है कि नॉन आईआईटीएन बंदों का भी आराम से सिलेक्शन हो सकता है। अब जैसे यूपीएससी सीएपीएफ में क्या है कि आपका सीट वेरी कर सकता है, किसी साल 150 ही सीट आएगा, किसी साल 250 आ जाए, किसी साल 300, तो किसी साल 500। तो चीज़ें वो हैं, जिस साल ज़्यादा हैं उस साल चांस बढ़ जाता है, जिस साल कम आई उस साल दिक्कत हो सकता है। तो वही है। बाकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत सारे लोग करते हैं, फॉर्म बहुत सारे लोग भरते हैं, सीरियस एस्पिरेंट बहुत कम होते हैं। तो आपका कंपटीशन कोई बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं है, आपका कंपटीशन सिर्फ इसके लिए तो मैं एक ही बात कहूँगा कि असफलताएं तो मिलनी है, वो जीवन का अंग है, लेकिन वही है, आपको अपनी गलती सुधारनी है। और एक सेकेंड, इसके लिए मैं कहूँगा कि मैं जब भी असफलता होता था, तो हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है, जिसमें उसमें एक पंक्ति थी कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को तुम त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ भी है तो मतलब वही है कि असफलता का कारण क्या था, कुछ आप में कमी रह गई होगी, उस कमी को स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। इसके अलावा कुछ और कोई चारा नहीं है। और फिर इसके अलावा वही कहूँगा कि इसके अलावा मैं एक कविताएं और की वो अक्सर पढ़ता था, जो हरिवंश राय बच्चन की है कि जो सो बीत गया सो बीत गया। तो आपको मिल सकते हैं, ये सफ़र ही ऐसा है। तो फेलियर है, मैंने भी बहुत देखे, और कई प्रयास लग गए यहाँ तक आने में। तो फेलियर यही है, लेकिन अब आपको फिर भी उस तरह से लगे रहना है, और अपनी जो कमियां रह गई हैं उनको लगातार स्वीकार करना है और आगे बढ़ते रहना है। ये सारी चीज़ सवाल है, अगर और किसी के कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से इतना था, जैसे किसी को और कोई सवाल पूछने हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू रागनी जी, धन्यवाद। तो यही सारी चीज़ है। सफ़र लंबा हो सकता है, लेकिन जिस दिन मिल जाता है उस दिन वर्थ इट है। और बाकी ये है कि अपना पूरा जीवन इस एग्ज़ाम के अराउंड नहीं घुमाना है। ईमानदारी से मेहनत करिए, फल मिलता है तो ठीक है,
नहीं तो ऑप्शंस दूसरे भी हैं, कोई वो नहीं है। ये एग्ज़ाम ये है कि आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको एक जॉब मिल जाएगी, आप एक सेक्टर में काम रखेंगे, और नहीं सिलेक्शन हुआ तो आपके लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस समय लाइफ में, खासकर जब ग्लोबलाइजेशन का टाइम आ रहा है और इस तरह से है, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए और आगे बढ़िए, बाकी वो नहीं है। थैंक यू सुनील जी। तो चलिए मेरी तरफ से इतना ही है। ठीक है, तो अब हम सेशन एंड करते हैं। हाँ आशीष, अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सारी बातें लगभग मैंने बता दी जो मेरे अनुसार होनी चाहिए इस तैयारी में। ठीक है, फिर हम एंड करते हैं सेशन को। जैसा कि सुनील पूछ रहे हैं कि टाइम को आशीष टाइम को एफिशिएंटली कैसे मैनेज करें। मेन चीज़ ये है कि अगर आप अपना जैसे एक डेली एक वीकली टारगेट बना के रखिए कि जैसे मुझे एक हफ्ते में हिस्ट्री ख़त्म करना है, और या एक मतलब इस हफ्ते मुझे हिस्ट्री करना है, हिस्ट्री के साथ एक कोई पॉलिटी कर लिया या कोई दूसरा सब्जेक्ट है। जब आप अपना एक टारगेट डिसाइड करेंगे, फिर उस टारगेट को अगर आप फॉलो करते चलेंगे ना, तो टाइम आपका इफिशिएंटली मैनेज हो जाएगा। साथ में आप अपनी खुद की जो एक्टिविटीज़ रहती हैं उनको मॉनिटर करते रहिए कि मेरी मतलब मैं क्या क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, कहाँ मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। एक टारगेट बना के बेसिकली चलिए कि इस सब्जेक्ट को मुझे इतने दिन में ख़त्म करना है, और ख़ुद को मॉनिटर करते रहिए। सेल्फ एनालिसिस करते रहिए कि आज मैंने पढ़ा, मैंने कितनी देर पढ़ा, कितनी देर मैंने ईमानदारी से पढ़ा, ये है। तो जब आप सेल्फ मॉनिटर करेंगे ना खुद को, तो आप खुद कुछ, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आपका जैसे लोगों को लगता है कितने लोगों से, कंपटीशन आपका किसी से नहीं है, कंपटीशन आपका खुद से है। आपको हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करना है, और बस उसी चीज़ पर ध्यान रखना है कि मैं खुद को कैसे बेहतर बना सकूँ। यही सारी चीज़ें रहती हैं। अगर कोई और आपके सवाल हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सेशन एंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय।